हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर गति यानी कि मोशन को पढ़ेंगे और इसको बच्चों हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे त्वरण एक्सीलरेशन यानी कि वेग परिवर्तन की दर तक। इसके बाद जो ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट आते हैं उनको बच्चों हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, होता क्या है, हम आपको ऐसे किताब में समझाएंगे तो समझ तो सब आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको ये नहीं समझ आएगा कि हमें नोट्स किस बात के बनाने हैं। ठीक है, नोट्स में हमें क्या लिखना है। तो हमने बच्चों इसका भी सलूशन निकाला है। आपको आज हम जितना पढ़ाएंगे यानी कि त्वरण तक, तो इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हो सकती हैं, उन सभी के हमने नोट्स बनाए हैं। ये भी हम आपको समझाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम किताब वाला पढ़ेंगे, इसके बाद ये सब आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमसे सबसे पहले ये क्या चैप्टर का नाम है गति, तो कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हमें गति आखिर होती क्या है उसकी भूमिका रखेंगे कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में देखते हैं तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे मोटर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, गति की अवस्था में हैं, पेड़ हैं खड़े हैं तो विरामावस्था में है। ऐसे ही कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, यानी कि ये गति कर रहा है रक्त। अब देखो बच्चों, आपको अगर स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, बिल्कुल ये गति के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः ये समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। अब गतिमान वस्तु किसे कहेंगे कि अगर कोई वस्तु जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, जैसे पेड़ हैं, समय के साथ वो तो एक ही जगह पर रहें, यानी कि वो गतिमान नहीं है। जो समय के बदलते बदलते अपनी स्थिति को भी बदल दे तो वो चीज़ हम गतिमान कहते हैं। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हैं जहां पर हमें गति प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, यानी कि अप्रत्यक्ष दिखती है। उसका अनुमान हम दूसरी तरह से लगाते हैं, जैसे कि हवा की गति का अनुमान हम धूल कणों के उड़ने, पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। मतलब हवा को हम ऐसे पहचान पाते हैं कि हवा चल रही है, हवा की गति है। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? क्या ये पृथ्वी की गति के कारण हैं? बिल्कुल सही बात है, ये पृथ्वी की गति के कारण होते हैं। यदि ये सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? अब एक क्वेश्चन मार्क उठा दिया, मतलब अगर पृथ्वी गति करती है तो हमें गतिमान क्यों नहीं दिखती है? अब देखो बच्चों, एक पॉइंट आपका आता है रिलेटिव मोशन, यानी कि जो है सापेक्ष गति। कोई भी वस्तु गतिमान है या नहीं, वो सापेक्षता कह सकते हैं हम। जैसे कि ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के जो अंदर यात्री बैठा है उसे तो ऐसा ही लगेगा कि जिस सीट पर बैठा है या ट्रेन जो है रुकी है, क्योंकि आप समझो कि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए
और उस कमरे को जो है कुछ गति से चलाया जाए, तो आपको ऐसा एहसास मालूम ही नहीं होगा कि वो कमरा चल रहा है या रुका है। वैसे ही ट्रेन का समझ लो कि अगर ट्रेन चारों तरफ से बंद हो और मान लो कि वो बिल्कुल हिले डुले ना, तो आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि वो की गतिमान है या रुकी हुई है। तो इसी बात को आगे उन्होंने क्लियर किया है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत देती हैं? वही बात है कि अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो आपके सापेक्ष में स्थिर है, लेकिन अगर आप किसी बाहर की चीज़ को देख रहे हैं, जैसे पेड़ को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पेड़ गतिमान है, लेकिन है उल्टा। गतिमान तो आपकी बस है, ठीक है। तो ये अवलोकन क्या संकेत देती हैं? ये क्वेश्चन किया गया कि बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं, ठीक है। कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब गति वृत्तीय भी होती है, घूर्णन गति भी होती है, सरल रेखा में गति भी होती है। तो इन्होंने ये कहा कि इस चैप्टर में हम केवल सरल रेखीय गति की बात करेंगे और इसको हम ग्राफों और समीकरणों के माध्यम से भी सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आगे हमें क्या दिया गया है? अब आगे है गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। ध्यान से देखना। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ये आपका रेलवे स्टेशन रहा, ये रेलवे स्टेशन रहा। यहाँ से जो स्कूल है बच्चों, वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो रेलवे स्टेशन से स्कूल 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। मतलब हमने ये बताया कि स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल जो है बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हो। हमने सापेक्ष देखा है रेलवे स्टेशन के, इसीलिए जिसके सापेक्ष देखते हैं उसको हम निर्देश बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यही हमें बताया कि हम आगे बोल रहे हैं, हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम जनरली मूल बिंदु ले लेते हैं। गणित में उसको हम मूल बिंदु ओरिजिन मान लेते हैं, जहाँ से भी कोई दूरी नापी जाती है, जहाँ से किसी भी बिंदु की स्थिति को बताते हैं।
आगे बच्चों सरल रेखीय गति के बारे में कहा गया है। ठीक है, सरल रेखा में गति, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, उसको हम समझेंगे। यहाँ से आपका जो विस्थापन और दूरी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। अब देखो, इसके लिए आपको ये जो है फिगर देखकर साथ साथ में समझना होगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये हमें देखो फिगर दिया गया है, इसको समझना होगा कि वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। यहाँ पर आप समझ लो बाइसिकल से बिंदु O पर बैठे हैं, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। चित्र 7.1 यही आपका है 7.1। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वस्तु A पर आई जो उससे 60 किलोमीटर दूर है, क्योंकि दूरियां ये किलोमीटर में दूरी हैं, और B जो है बिंदु उससे 35 किलोमीटर दूर है, C 25 किलोमीटर दूर है। पहले ये C और B से गुजरती है, दूर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, पहले C से जाएगी फिर B से, मतलब पहले 25 किलोमीटर कवर करेगी तो वो C पर पहुंच जाएगी। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो B पर पहुंच जाएंगे, आगे और बढ़ेंगे पूरा 60 किलोमीटर तक तो हम अपनी साइकिल को A पर पहुंचा देंगे। ठीक है, पहले ये C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात ये उसी पथ पर लौट आती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंच जाती है। मतलब आप ऐसे चले A पर आ गए। ठीक, अब फिर आपने एक्सीलरेटर खींचा और C तक आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। देखो, जाने में कितनी आपने चली 60 किलोमीटर, लौट के आए C तक, समझो। तो पहले तो आपने जाने में 60 चल ली A तक, ठीक है, उसके बाद लौट के C तक आए तो ये वाली जो है 25 है, ये 25 है, तो ये कितनी बची, 60 में से 25 घटा दो, या ऐसे समझो ये सभी खाने 5-5 के हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक A से C के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पना 35। वही बताया गया है कि तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। पहले तो OA यानी कि वस्तु आपकी A तक गई है। ठीक है, सबसे पहले A तक गए, उसके बाद लौट के C पर आए, A तक गए, लौट के C पर आए, तो OA प्लस AC, OA आपका 60 किलोमीटर है, AC बच्चों कितना हो जाएगा 35, चाहे आप 60 से 25 घटा लो, किसी तरह से निकाल लो, ये 35 है। तो टोटल 95 किलोमीटर दूरी आपने तय कर ली। ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की ज़रूरत होती है। मतलब आपने दूरी बता दी, अब ये किस दिशा में दूरी है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अपोजिट ये आपको किस तरफ ले जा रहे हैं, विस्थापन की तरफ, यानी कि विस्थापन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो है अब विस्थापन के बारे में बताया जाएगा कि केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। आगे बोल रहे हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसके परिमाण यानी कि उसकी मात्रा है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक का विस्थापन का अंकीय मान देगा। देखो हमसे क्या कहा गया है कि ये जो आपका था, ये जो है ओ से सी के बीच की दूरी कितनी होगी, एक मिनट, ओ से सी के बीच की दूरी, ये आप जो है पहले ओ से ए तक गए, लौट के सी तक आए, तो ये तो कुल दूरी हो गई। लेकिन अब केवल आपसे ये पूछे कि ओ से सी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सिंपल 25। तो ये आपका क्या होता है, विस्थापन, सीधा सीधा। जैसे आपको यहाँ से ये ए बिंदु है, ये आपका ए बिंदु है, ठीक है, और आपको बी बिंदु यहाँ पर जाना था, ठीक है, ये बी बिंदु है, यहाँ पर जाना था। तो आपने क्या किया, ऐसे घूमे ये फिर बी पर नाचते नाचते पहुँच गए। तो ये आपकी दूरी है। लेकिन जो सरल रेखीय गति होती है, ये बिल्कुल सीधी जो दूरी नापी जाती है, वो विस्थापन, मतलब विस्थापन बच्चों कम से कम दूरी होती है। देखो दूरी तो हमेशा विस्थापन से ज़्यादा ही होगी, या दूरी जो है कम से कम बराबर हो सकती है विस्थापन के, लेकिन ज़्यादा ही होगी, ठीक है, या बराबर या ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि दूरी विस्थापन से हमेशा ज़्यादा या बराबर होगी। ये सभी सभी बातें आपको नोट्स में लिखी मिल जाएंगी। तो ये हमसे आते हैं अपने पॉइंट पर कि क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक का विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपकी विस्थापन की परिभाषा होती है कि वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को वस्तु का न्यूनतम दूरी को जो है वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। आगे जो है विस्थापन के बारे में कहा गया है, एक मिनट, क्या वस्तु का क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। चित्र 7.1 में दिए गए उदाहरण को लें। जब आप ओ से ए तक की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। देखो आप जो है ओ से ए जा रहे थे, ठीक है, ये आपका ओ था, ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी। तो ओ से ए तक अगर हम सीधे गए, सीधी सड़क है बिल्कुल, तो ये कितना था 60 किलोमीटर। अभी तक तो आपका विस्थापन और दूरी समान है, लेकिन जैसे ही बी पर आएंगे, ठीक है, जैसे ही बी पर आएंगे तो ये बी की जितनी दूरी है, ये दूरी तो बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल, दूरी का मतलब क्या है, चले गए रास्ते की कुल लंबाई।
लेकिन विस्थापन क्या होगा, इतना कम हो जाएगा। तो वही बात कही गई है कि चित्र 7.1 में दिए गए उदाहरण को लें। ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। ओ से ए तक पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी 25 किलोमीटर बढ़ेगी, लेकिन आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के पास आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जबकि जो है दूरी तो 50 ही हो गई, 60 + 25, जबकि विस्थापन का परिमाण केवल कितना बचा, 35 बचा। इससे आपका जो है 25 घट जाएगा। ठीक है। इसीलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विराम विस्थापन का परिमाण 0 हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं होगी। यदि हम मान लें वस्तु गति करते हुई पुनः ओ तक जाती है, यानी कि वापस ओ से आप चले लेकिन लौटकर फिर ओ पर आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती हैं। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विस्थापन क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अतः विस्थापन 0 है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 + 60, क्योंकि 60 आप गए और 60 ही लौट कर आए, तो तय की गई कुल दूरी तो 120 हो जाएगी, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जहाँ से गए वहीं पर आ गए। तो दूरी और विस्थापन आपको यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक समान गति और असमान गति को हम समझेंगे। ठीक है, एक समान गति और असमान गति। तो जैसे इनके नाम आए, एक समान और असमान, जैसे आप अगर सपोज मोटरसाइकिल चला रहे हैं और 40 पर एक्सीलरेटर आपने लगा लिया और हमेशा 40 पर ही रहे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप एक समान गति से चल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ठीक है, अगर आपका एक्सीलरेटर हमेशा 40 पर रहे तो आपकी गति एक समान गति हो गई। लेकिन जनरली ऐसा होता तो नहीं है। जैसे हम चलते हैं तो कभी हमारी स्पीड 40 होती है, कभी 50 होती है, कहीं पर रुकना होता है बिल्कुल, तो बिल्कुल 0 भी हो जाती है, कभी 60 हो जाती है। तो यहीं से फिर आपका एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो है एक समान गति, आगे निकल कर आएगा एवरेज वाला। ठीक है, उसको अभी हम बाद में कवर करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले एक सेकंड में ये 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, यानी कि हर सेकंड को 50 मीटर ही चल रही है, तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी कि हर अगले सेकंड में
वो 50 मीटर ही दूरी तय कर रही है, तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। मतलब वस्तु समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करे, ठीक है, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक समान गति के लिए जैसे हम आपसे कहें कि आप 40 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाओ, तो कुछ निश्चित समय तक ही आपकी चल सकती है, उसके बाद आपको कम या ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। तो यही कह रहे हैं कि सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती। वही बोल रहे हैं कि दैनिक जीवन में हम यही देखते हैं कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। मतलब आप किसी 1 मिनट में 1 किलोमीटर भी जा सकते हैं, 1 मिनट में ऐसा हुआ कि 100 ही मीटर चल पाएँ, जाम में फंस जाएं। तो दैनिक जीवन में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। अगर पार्क में कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो वो तो तेज ही दौड़ेगा, मतलब लगभग। लेकिन अगर भीड़ की कोई सड़क है, जैसे जैम वगैरह समझ लो, तो वहाँ पर कार स्लो होगी, ठीक है, तो इनकी गति असमान होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों गति की दर का मापन, इसको हम समझते हैं, ठीक है। गति की दर का मापन, ठीक है। गति की दर का मापन, ये हमें बच्चों चित्र दिया गया है, ठीक है। चित्र 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। 7.2 में 7.2 ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है। और चित्र 7.2 बी में यदि एक साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये चाल दी गई है कि गेंद फेंकने की चाल कितनी है, 143 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आप क्या समझते हैं। अच्छा आगे पढ़ते हैं। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। हाँ वही बताया गया है कि एक गेंद है वो तो 143 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन जो वाहन है उसकी जो 7.2 बी चित्र है उसमें दिया गया है, ये देखो 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, कार के लिए 50 किलोमीटर, ट्रक के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। मतलब कार जो है कम समय में ज़्यादा दूरी कवर करेगी ट्रक की अपेक्षा। तो वही बोल रहे हैं कि किसी निश्चित दिए गए समय अंतराल में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग जो है समय लगाती हैं कोई निश्चित दूरी को तय करने में। मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में कोई अलग अलग वस्तुएं अलग अलग जो है दूरी तय करती हैं, कैसे भी समझ लें। इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं, सही बात है। अब गेंद अगर 143 की रफ्तार से फेंकी जा रही है तो कार भी 143 की रफ्तार से चल सकती है, समान
हो सकती हैं, ठीक है, भिन्न भी हो सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। समझ में आया? गति का मतलब क्या है कि इकाई समय में, जैसे हम कहते हैं कि आपकी अगर गति जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेंगे, ठीक है। प्रति इकाई मतलब इकाई समय, एक जैसे 1 घंटा है, अगर हम कह दें कि 100 मीटर प्रति सेकंड किसी की गति है, तो 1 सेकंड में वो 100 मीटर कवर करेगा, यही मतलब है, ठीक है। इस राशि को हम चाल कहते हैं, चाल या गति। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो चाल है क्या? चाल है क्या? जो आपकी समय के साथ साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। इसको हम चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा कि दूरी का मात्रक तो मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। यानी कि किसी भी मात्रक को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किसी भी मात्रक में आप लिख सकते हैं। किलोमीटर प्रति सेकंड भी कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मीटर प्रति घंटा भी कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपकी ऊपर राशि है मीटर, दूरी को किसी भी इकाई में माप सकते हैं, समय को भी हम किसी भी इकाई में माप सकते हैं। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु की गति असमान ही होगी। वही पॉइंट है कि अधिकतर, ज़्यादातर हम देखते हैं कि वस्तुएं असमान गति ही करती हैं। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमने बाइक ऐसी चलाई कि 60 का एवरेज दे दिया। मतलब क्या है बच्चों कि आप 1 घंटे अगर लगातार 60, मतलब 1 घंटे में आपने 60 किलोमीटर दूरी कवर कर ली, तब आपका मतलब है कि आप 60 का औसत आपने दिया। अब कहीं पर ऐसा हुआ होगा कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हुई होगी, कहीं पर 60 से ज़्यादा, ज़रूर 60 से ज़्यादा हुई होगी, 70, कहीं पर 80, कहीं पर 40, तो टोटल एवरेज मिलाकर 60 है। मतलब अगर आप 60 की रफ्तार से लगातार 1 घंटे तक चलते रहें तो आप 60 किलोमीटर कवर कर लेंगे। तो वही आपकी औसत चाल जो है बताई गई है। उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। लगी हुई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, ये जो है औसत चाल होती है, ठीक है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, s/t। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी, बिल्कुल सही बात। अगर 2 घंटे में बच्चों 100 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितनी चली होगी? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, आधा कर देंगे।
अब सामान्य सी बात है कि वो पूरे घंटे लगातार 50 की चाल से नहीं चली होगी। वही बात कही गई है कि कुछ समय ये इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। अब इसके बाद बच्चों दिशा के साथ चाल मतलब वेग की बात करेगा। ठीक है, दिशा के साथ चाल मतलब क्या है? चाल में अगर हम दिशा को भी जोड़ दें तो उसे हम वेग कहते हैं। परिभाषा वेग की आप दो तरह से दे सकते हैं कि एक तो परिभाषा होती है विस्थापन में समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। देखो, जैसा चाल की परिभाषा वैसी वेग की परिभाषा। ठीक है, चाल आपकी दूरी बटा समय है। चाल भी वेग भी एक तरह से दूरी बटा समय ही है। मतलब यहाँ पर दूरी की जगह पर विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन बटा समय। फिर त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण आपका क्या हो जाएगा? वो आपका वेग बटा समय हो जाएगा। मतलब वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहेंगे। ठीक है, उसको तो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें आपकी सिंपल वेग की बात की गई है। ठीक है, इसको समझते हैं। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। मतलब वह राशि जो चाल और दिशा, चाल की दिशा को भी दोनों को व्यक्त करे तो उसको सम्मिलित रूप से हम वेग कह देते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, बिल्कुल चाल की तरह। ये वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चाल की तरह ही इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, ध्यान से देखना, अगर समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। एक स्पेशल केस दिया जा रहा है, जैसे मान लो कि अगर वस्तु का वेग पहले 10 था। ठीक है, पहले विस्थापन अगर पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, ठीक है, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, तो ये जो है एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है विस्थापन। मतलब पहले सेकंड में ये विस्थापन, या ऐसे समझो पहले सेकंड में 10 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 10, तीसरे सेकंड में 10, चौथे सेकंड में 10, तो वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, जो बीच में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बीच में, या ऐसे समझो प्रारंभिक और अंतिम दोनों से सेम ही आएगा। अगर प्रारंभिक और अंतिम बटा 2 करेंगे तो 50 + 10 यानी कि 60 बटा 2, तब भी 30 आएगा। या जो बीच में पड़ेगा मतलब उनका अंकगणितीय माध्य कहा गया है। तो अंकगणितीय माध्य को हम 2 तरह से निकालते हैं। इसीलिए हमने आपको ये दोनों तरह से बता दिया। ठीक है, ये कब लगेगा, जब एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। वैसे तो आपका औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे लिया गया कुल समय, जहाँ बी ए बी औसत वेग है। बी मतलब वेलोसिटी, ए बी मतलब एवरेज। तो ये u + v/2 हो जाएगा। ये जब भी एप्लीकेबल होगा जब समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, मतलब एक समान वेग अगर है तब।
जहाँ बी ए बी औसत वेग है, यू प्रारंभिक वेग तथा बी वस्तु का अंतिम वेग है। जनरली यू से प्रारंभिक वेग प्रदर्शित किया जाता है और बी से आपका अंतिम वेग। ये गति के समीकरणों में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक यहाँ पर भी -1, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण। उसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे। वेग परिवर्तन की दर, इसको हम त्वरण कहते हैं। देखो, आपका विस्थापन परिवर्तन हो रहा था। जैसे पहले सेकंड में अगर कोई 10 मीटर चला, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर चला, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर चला, तो हम क्या कहते थे कि उसका एक समान वेग है। तो ये तो वेग हो गया। लेकिन मान लो कि अगर वेग तो आप समझ गए, पहले सेकंड में उसका वेग है अब 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर चला। लेकिन अगले सेकंड गद्दारी कर गया, वो आपका अगले सेकंड 20 मीटर चल गया। फिर उसने और अगले सेकंड जो है वो 30 मीटर चल गया। तो ये कैसा है? ये बढ़ता हुआ वेग है, मतलब इसको हम त्वरण कहते हैं। समय के साथ साथ अगर वेग में भी परिवर्तन हो तो वो त्वरण कहलाता है। त्वरण को अंग्रेजी में बच्चों हम एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में जो रेस लगी होती है उसको क्या कहते हैं? रेस, सिंपल हम कह देते हैं। उसका मतलब होता है एक्सीलरेटर, कहते हैं एक्सीलरेटर और खींचो, ठीक है। तो एक्सीलरेटर खींच दिया, तो वही है कि अगर हम एक्सीलरेटर को खींचेंगे तो गाड़ी एक्सीलरेट होगी, त्वरित होगी। मतलब शुरुआत में तो उसकी स्पीड कम होगी, उसके साथ साथ समय के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही बात है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। एक समान में तो वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। अगर एक समान चाल से चल रहे हैं तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका मान विभिन्न समयों एवं बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। असमान गति में कहीं पर वेग ज़्यादा, कहीं पर वेग कम होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि, किसकी बात कर रहे हैं? एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, ठीक है। वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को हम त्वरण कहते हैं। मतलब वेग परिवर्तन प्रति इकाई, पर सेकंड जितना वेग या पर घंटा जितना वेग बढ़ रहा है। इकाई का मतलब यही है कि आप समय चाहे सेकंड में लो चाहे घंटा में लो, उससे कोई मतलब नहीं, समय की कोई भी यूनिट होनी चाहिए। तो त्वरण का मात्रक क्या है? वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब देखो, वेग में परिवर्तन तो ये तो वेग का ही मात्रक रहेगा। अगर मात्रक की हम बात करें तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर बटा सेकंड, और गुणा में समय का मात्रक 1/सेकंड। तो ऊपर तो मीटर है, प्रति का मतलब है मीटर बटा हमने सेकंड लिख लिया, इसको 1/सेकंड। तो ऊपर तो मीटर रहेगा, नीचे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हम त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है, मतलब अंतिम वेग अगर उसका v हो जाता है, तो त्वरण निम्न होगा। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो परिवर्तन है। जैसे अगर 30 मीटर पर सेकंड अगर वेग था, अब 50 मीटर
प्रति सेकंड हो गया है, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 20 का। तो उसको हम 50 में से 30 घटा कर ही लिखेंगे और बट्टे लगता कुल समय, जितना समय लग जाए, जैसे 2 सेकंड लगा तो 20/2 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण होगा। अब देखो 10 मीटर प्रति सेकंड अगर त्वरण है, इसका सेकंड स्क्वायर त्वरण है, तो इसका मतलब है पर सेकंड में 10 मीटर जो है वेग बढ़ जाता है। मतलब पर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। मतलब जब त्वरण बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, तो इस गति को हम त्वरित गति कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में है, मतलब यहाँ पर बच्चों अब 2 तरह के त्वरण आएंगे, एक तो हम मंदन कहेंगे, दूसरे को त्वरण कहेंगे। अगर वेग की दिशा में त्वरण है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे हम 60 की रफ्तार में बाइक चला रहे हैं, तो अगर रास्ते में अचानक से कोई आ गया तो हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक क्या है? ये भी एक तरह का त्वरण है, लेकिन ऋणात्मक है, क्योंकि हमने वेग को कम किया है। ठीक है, वेग को बढ़ाते हैं तो वो त्वरित होती है, त्वरित गति, लेकिन ये आपकी मंदित गति कहलाती है। इसको हम मंदन कहते हैं। मतलब त्वरण का उल्टा होता है मंदन। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समांतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, मतलब अगर उसका त्वरण सेम रहे, जैसे जो चीज़ गिरती है, सामान्य हम जी का मान 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है बच्चों, कोई भी पत्थर या कुछ भी वस्तु आपने जैसे छत से छोड़ी तो उसका वेग हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। जैसे शुरुआत में 0 मीटर प्रति सेकंड था, तो 1 सेकंड बीतने के बाद 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड बीतने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? ठीक है, 9.8 गुणा 2। 1 मिनट, पहुँचते हैं कहाँ पर थे। हाँ, ठीक है, तो 1 सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद फिर 9.8 वेग जुड़ जाएगा, अगले तीसरे मतलब 3 सेकंड बाद तो फिर 9.8 जुड़ जाएगा। ऐसे करके हर सेकंड में 9.8 वेग बढ़ता रहेगा। तो इसको हम एक समान त्वरण कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में अगर समान रूप से वेग बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने समझ लिया और यहीं तक हमें पढ़ना था। आगे का जो है हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ, जो आपको अपने कॉपी में नोट करनी है। इनको भी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बच्चों बहुत बेसिक से आपके नोट्स लिखे हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने यही लिख दिया कि दूरी क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा, 1 मिनट, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से, किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं।
ठीक है। तो ये आपकी, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए, अब कैसे भी गए तो हमने कुल रास्ता कितना कवर किया, ये हमारी दूरी हो गई। अब दूरी और विस्थापन ये अभी हमने पढ़ा था। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ए था बी था, अब इससे जो सरल रेखीय दूरी होगी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, ये आपका विस्थापन होता है। तो ये भी हमने लिख दिया है कि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है, जो आपका लंबाई का होता है, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ हैं। ठीक है। और दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। ये हमने आपको पढ़ाते हुए समझाया था कि जो दूरी है, देखो यहाँ पर दूरी विस्थापन से बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर ये आपका ए था, ये बी था, सीधे गए तो यहाँ पर दूरी भी सेम, विस्थापन भी सेम। तो विस्थापन ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन बच्चों किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है। तो ये हमने दूरी और विस्थापन, जो कि बहुत बेसिक सी बात थी, उसको हमने समझ लिया। अब आगे इसी तरह आपका आता है चाल या गति, जिसको हम स्पीड कहते हैं। चाल और वेग, ये दोनों एक ही हैं। सामान्यतः चाल और वेग दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन जब हम उसको छोटे लेवल पर बात करते हैं, मतलब उसको डिटेल में समझते हैं, तब ये अलग अलग हो जाते हैं। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु की दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है। मतलब उसकी समय के साथ कितनी दूरी परिवर्तित हो रही है, उसको हम चाल कहते हैं। तो परिवर्तन वाला नीचे आएगा, मतलब समय के साथ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को बच्चों हम सेकंड में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी तरह वेग में क्या होगा? इसमें दूरी थी, दूरी परिवर्तन था, इसमें क्या हो जाएगा? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आप परिभाषा में ऐड करना चाहो कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। मात्रक इसका भी सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड। मात्रक हमने आपको निकालना बता ही दिया कि विस्थापन लंबाई है, तो इसको मीटर में, समय सेकंड है, तो मीटर बटा सेकंड, या इसको हम मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। अथवा में हमने देखो विस्थापन की एक अलग परिभाषा भी लिखी है कि किसी वस्तु की चाल में दिशा और जोड़ देने पर प्राप्त राशि को हम वेग कहते हैं। जैसा आपका बुक में दिया गया था वैसे ही लगभग परिभाषा है। ठीक है। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट आपकी कुछ बातें हैं कि किसी वस्तु की चाल हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। ठीक है, वही बात है। जैसे हमने पढ़ा था कि विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि चाल हमेशा विस्थापन से ज़्यादा या बराबर होगी। वही यहाँ पर चाल और वेग के बारे में आ गया। ठीक है, कि किसी वस्तु की चाल विस्थापन के बराबर, यहाँ पर आपका वेग होगा। ठीक है, किसी वस्तु की चाल वेग के बराबर, वेग के बराबर या उससे अधिक होगी यदि किसी वस्तु का वेग धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, किंतु चाल सदैव धनात्मक होगी। सही बात है। वेग जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे बच्चों, अगर आप ए से अभी बी पर थे, ठीक है, अब बी से आप अगर यहाँ पर आएंगे, इस तरफ चलेंगे, ए की तरफ चलेंगे, तो आपका वेग ऋणात्मक होगा क्योंकि विस्थापन घट रहा है, लेकिन चाल हमेशा धनात्मक ही होती है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है,
इसके बाद हमने औसत चाल को भी जोड़ा है, एवरेज स्पीड। तो औसत का मतलब क्या है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उस समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब ये दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, यानी कि इसको हम मीटर प्रति सेकेंड इसका भी मात्रक हो जाएगा। जैसे आपकी औसत चाल हमने समझी, उसी तरह से औसत वेग एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस समय के अनुपात को हम उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय, मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बच्चों हमने पढ़ा था त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। दर का मतलब यही है कि अपान में प्रति। यदि किसी वस्तु का वेग t समय में u से अगर b हो जाता है तो त्वरण को हम क्या लिखेंगे, परिवर्तन का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और बटा t। तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। फिर एक बार बताते हैं कि जो वेग है, वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर बटा सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, ये तो मेन लाइन है, ये मीटर बटा सेकेंड और ये सेकंड था, इसके बटा 1 मान लें तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, यानी कि ऊपर तो यम ही रहा, नीचे सेकंड 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 स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम राशियों के मात्रक निकालते हैं। त्वरण बच्चों दो तरह का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को हम सिंपल त्वरण ही कह देते हैं, एक्सीलरेशन ही कहते हैं। लेकिन जो ऋणात्मक त्वरण होता है, जैसे हम जब ब्रेक लगाते हैं तब वो आपका मंदन कहलाता है, उसको ऋणात्मक त्वरण या मंदन, इंग्लिश में बोलें तो रिटार्डेशन कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, तथा जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा होता है उसे हम बच्चों ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन कहते हैं। ये आपके जितने अभी तक हमने पढ़ा उसके पॉइंट्स थे बच्चों। तो हम मिलते हैं अब पार्ट 2 में, जिसमें हम ग्राफ के बारे में समझेंगे। तो सही से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।